नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। एमएसपी कानून समेत अपनी दूसरी मांगें मनवाने के लिए किसान दिल्ली आ रहे हैं। 13 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पहुंचने का प्लान है। पंजाब से निकल भी चुके हैं, लेकिन हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने जगह जगह कांटे बिछा दिए हैं। किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली पहुंचने नहीं देना। अंबाला के पास पंजाब और हरियाणा की सीमा शंभू बैरियर पर पुलिस की मॉक ड्रिल जारी है। पटियाल का सवाल सीधा है, शहर में किसान की मांग को ट्रैफिक जाम में कौन फंसाता है? वो कौन है जो आंदोलन की खबर को ट्रैफिक जाम के नाम पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं? कॉलिंग कार्ड में विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा आज उन नेताओं की भी करनी है जो चुनाव से पहले पाला बदलने वाले पॉलिटिक्स कर रहे हैं। करवट की तरह पार्टी बदलने वाले नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गठबंधन किया। आज फ्लोर टेस्ट में बहुमत मिल गया। जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं ने 2 दिन में पार्टी छोड़ी। एक अजीत पवार के साथ जा मिले, दूसरे 2 दिन में अपनी नई डेस्टिनेशन बता देंगे। पटियाल का सवाल यह है कि अगर नेता इस पार्टी को बदलने का मतलब अपनी पार्टी को बदलने का अधिकार रखते हैं, तो फिर वोटर को भी ऐसे नेताओं के खिलाफ वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। आज एक्सक्लूसिव में इन्हीं सवालों को उठाना है। बात तो आज नए हिंदुस्तान के बढ़ते कूटनीतिक रुतबे की भी करनी है। एक हिंदुस्तानी पासपोर्ट में कितनी ताकत होती है, ये अब दुनिया को समझ आने लगा है। जासूसी के शक में कतर की अदालत ने जिन 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी, वो सही सलामत वतन वापसी कर रहे हैं। फांसी की सजा पर रोक तो पहले ही लग गई थी। अब 8 में से 7 भारत लौट भी आए हैं, 8वां भी जल्द आ जाएगा। सिग्नेचर स्टोरी में फांसी से बचे भारत मां के लाल और कतर में सत्यमेव जयते का विश्लेषण। टोल टैक्स भरने के लिए अब फास्टैग वाली लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जीपीएस के जरिए गाड़ी की नंबर प्लेट से ही टोल चार्ज वसूल कर लिया जाएगा। जितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी उतना ही टोल टैक्स देना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले देश में टोल कलेक्शन के लिए लागू हो सकता है जीपीएस का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। पब्लिक प्लेटफॉर्म में आज आपके काम की यह खबर दिखानी है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज मैं सबसे पहले किसान आंदोलन की बात करूंगा। कल किसान फिर दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सरकार ने कई बार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे उनसे किए कि दिया जाएगा, समर्थन मूल्य देंगे। आज तक ये वादा अधूरा है। बातों से पेट नहीं भरता, इसलिए पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसानों को रोकने के लिए बहुत बड़ी तैयारी है। हर तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल एक बात पूछना चाहता है। किसान आते हैं तो शहरों के बीच जो सीमाएं होती हैं वो इतने बड़े बॉर्डर में क्यों तब्दील हो जाती हैं? किसान के खिलाफ मोर्चे क्यों बन जाते हैं? किसान का हक जाम की खबर बनकर क्यों रह जाता है? किसान आते हैं तो कौन जाम जाम चिल्लाते हैं? किसान क्यों बार बार आंदोलन करने को मजबूर है? किसान को शौक नहीं है, ना ही किसी को परेशान करने की नीयत है। किसान तो देश को रोटी खिलाता है, देश का पेट भरता है। सोचिए, यही ताकत बहुत बड़ी है। खेती छोड़ दे, अनाज नहीं होगा, फिर क्या होगा? सोचा कभी आपने? पटियाल आज ये भी आपसे पूछना चाहता है। किसान के हक की आवाज उठाता है तो सिस्टम किसान के खिलाफ क्यों हो जाता है? आज किसान के खिलाफ बने मोर्चों की कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं, जो सिस्टम से ये सवाल पूछेंगी कि किसान ही तो आ रहे हैं, कोई दुश्मन थोड़ा दिल्ली आ रहा है। किसानों के खिलाफ बने मोर्चे की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सिंघू बॉर्डर की हैं। धारा 144 लगा दी गई है। किसानों को रोकने के लिए 5 लेयर यानी 5 तरह का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। पहली लेयर में बड़े बड़े कंटेनर हैं, दूसरी लेयर में कंटीली तारें हैं, तीसरी में सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर, चौथी लेयर में लोहे की कीलें सड़क पर बिछाई गई हैं और 5वीं लेयर जवानों की है। सिंघू बॉर्डर से लेकर मुकरवा चौक तक 16 किलोमीटर के रास्ते में 8 जोन में उसे बांट दिया गया है, जिनकी निगरानी का जिम्मा एसीपी और डीसीपी रैंक के अफसरों को दिया गया है। मैं पूछता हूं, देश का पेट पालने वाले किसानों की, उनको ही तो दिल्ली आना है, वही तो दिल्ली आ रहे हैं। वो तो किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे अभी, तो फिर ये डर किस चीज का है? पब्लिक का कहना है परेशान कोई और करता है और ठीकरा किसानों के सिर फोड़ा जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?
हरियाणा के बहादुरगढ़ से लगते टीकरी बॉर्डर के हालात देखिए। परिंदा भी पर ना मारे यहां, इसलिए बैरिकेडिंग की गई है। सीमेंट के बोल्डर यहां पर भी लगाए गए हैं, कंटीली तारें, सीमेंट के भरे डंपर और बॉर्डर पर स्पेशल सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक बना दिए गए हैं। आवाजाही रोक दी गई है, दंगा विरोधी वाहन एक्टिव हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली को जोड़ता है। 2020-21 में यहां भी किसान कई दिनों तक बैठे रहे थे। किसानों को रोकने के लिए मोर्चेबंदी यहां भी तगड़ी हुई है। सीमेंट के बोल्डर और बैरिकेड से यूपी गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसानों के 200 से ज्यादा संगठन हरियाणा और पंजाब की तरफ से आ रहे हैं, इसीलिए अब आपको हरियाणा लेकर चलता हूं। वहां कैसे मोर्चेबंदी हुई है इसका भी अपडेट आपको देता हूं। यह अंबाला का शंभू बॉर्डर है जो आप देख रहे हैं। पंजाब से हरियाणा में एंट्री का एक बड़ा पॉइंट है। हालात देखिए, बॉर्डर की जमीन पर लोहे की कीलें गाड़ी गई हैं, सीमेंट से उन्हें मजबूती से वहां लगा दिया गया है। साथ में कंटीली तारें हैं, सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं, कंटेनर हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ पुलिस के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। अमृतसर, पटियाला, नारनौल और कैथल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसानों के आने जाने को जाम चिल्लाते हैं। उन्हें ये तस्वीरें भी दिखानी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। शंभू बॉर्डर जो अंबाला के पास है उसे सील किया है। जिन्हें माना जा रहा है कि वो उसको क्रॉस करना है, उन्हें पुल के नीचे बह रही नदी को पार करके अपने डेस्टिनेशन तक वो पहुंच रहे हैं। नदी क्रॉस करके, कोई किश्ती नहीं है उसमें। चिल्ला रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे ऐसा, क्योंकि वो किसानों के साथ है। सिस्टम के डर की चौथी तस्वीर आपको दिखानी है। ये आई है पंजाब के संगरूर से। संगरूर का खन्नौरी बॉर्डर किले में तब्दील हो चुका है। सीमेंट के बोल्डर यहां भी सड़क के बीचों बीच रख दिए गए हैं, लेकिन बोल्डर के बीच में लोहे की रॉड्स को वेल्ड किया गया है ताकि उनको हटाया ना जा सके। बोल्डर को किसान के रास्ते से ना हटा पाए, इसके लिए उन्हें सीमेंट के साथ बीच में से फिक्स कर दिया गया है। किसानों के खिलाफ मोर्चेबंदी की एक तस्वीर अब हिसार से भी आई है। हिसार बॉर्डर पर बड़े बड़े डंपरों में सीमेंट के बोल्डर पहुंचाए गए जिन्हें लोहे की कीलें लगी हैं। पूरा बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यह तस्वीर है हिसार की। आपको हम वो सब बॉर्डर्स दिखा रहे हैं जो पंजाब के साथ हरियाणा के लगते हैं और उन्हीं रास्तों के जरिए इन किसानों को दिल्ली पहुंचना है। आज की रात बहुत भारी है क्योंकि कल किसानों को दिल्ली पहुंचना है। उनकी तैयारी यही है, 13 फरवरी की डेट दी गई है। हरियाणा पुलिस ने अंबाला शंभू बॉर्डर पर आज उन्हें रोकने के लिए मॉक ड्रिल की। ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इसका भी एक अभ्यास की वानगी हमें वहां पर देखने को मिली। किसान क्यों दिल्ली कूच कर रहे हैं, किसानों की मांग क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल से सबसे पहले इसे समझ लीजिए। पहली मांग यह है कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और आसान भाषा में कहें तो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाए। सरकार दूसरी मांग क्या है उनके आगे, सभी फसलों का मूल्य डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय हो और गन्ना भी इस समर्थन मूल्य वाली लिस्ट में शामिल किया जाए। तीसरी मांग क्या है, किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन भी मिले। पब्लिक इंटरेस्ट के मंच से पटियाल आपको हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है एमएसपी पर कानून आ गया तो क्या होगा। सरकार को तय एमएसपी पर फसलों के दाम चुकाने पड़ेंगे। एमएसपी पर कानून बना तो सरकार जो एमएसपी तय करेगी उससे कम दाम पर किसानों से कोई फसल नहीं खरीद पाएगा। अगर कोई फसल खरीदता है तो वो कानूनन अपराध होगा। लेकिन एमएसपी पर कानून बनते ही सरकारी खजाने पर बोझ कितना पड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। 2022-23 में एमएसपी पर सरकार ने 2.28 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन अगर एमएसपी पर कानून आ गया तो यह खर्चा बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यह देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। इसके अलावा किसानों से खरीदी गई फसल को स्टोर करने के लिए भी सरकार को बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। एक और रोचक जानकारी आपको देनी है। 2022 में केंद्र सरकार ने एमएसपी पर एक कमेटी बना दी थी। कमेटी के चीफ संजय अग्रवाल हैं जो पूर्व कृषि सचिव भी रह चुके हैं। एमएसपी पर अब तक इस कमेटी ने किया क्या, हुआ क्या इसमें। कमेटी की अब तक
37 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन रिपोर्ट एक भी जारी नहीं हुई है। एमएसपी पर फसलें खरीदने का प्रावधान क्या है और किसानों को इसका कितना लाभ मिल रहा है, यह भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रबी खरीफ की 22 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है। एमएसपी तय करने का काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस करती है। ये एक कमेटी है जो है ना, सरकार इसी की सिफारिशों पर एमएसपी तय कर देती है, जो इन्होंने रिकमेंड करना उसके हिसाब से मिलती है। देश में करीब 7% किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है, 5 और 2 7% को। 2014-15 में किसानों ने 761 लाख मीट्रिक अनाज खरीदा गया, जो टन खरीदा गया था, और 2022-23 में कितना खरीदा गया, ये बढ़ा, ये कितना हो गया बढ़कर 1063 लाख मीट्रिक टन हो गया। इससे 1.4 लाख करोड़ किसानों को फायदा मिला। ये पूरी तस्वीर हम समझा रहे हैं। ऐसे में अगर एमएसपी पर कानून बना दे तो उसके मायने क्या होंगे, कितने किसान लाभ के दायरे में आएंगे और इस राह में अड़चने क्या हैं? भाई ये क्यों नहीं बन रहा, ये मन में सवाल आता है ना, ये भी समझिए। अगर सरकार चाहे तो एमएसपी का कानून अभी बन सकता है और जल्दी बन सकता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि एमएसपी पे अगर हम देखते हैं तो मात्र देश में 14% किसानों को आज एमएसपी मिलता है। ये सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है, और 86% जो फार्मर्स हैं देश के, वो बाजार के हवाले हैं। अगर बाजार अच्छा होता, बाजार किसान को लाभदायक मूल्य देता, तो मुझे बताइए किसान कोई बेवकूफ़ है कि वो सड़कों पर जो कीलों का सामना करना पड़ा है या जो पुलिस का बंदोबस्त हो रहा है उसका सामना करेंगे? वो अगर अच्छा होता मार्केट तो वो कभी प्रोटेस्ट नहीं करते। दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि किसानों को दाम नहीं मिलता उनकी फसलों का, तो वो क्या करेंगे? वो तो मांग ही कर रहे हैं ना, वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाइए। किसान किस किस रूट से दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं, यह समझना बड़ा जरूरी है। कहां कहां इंतजाम है और कौन कौन सा बॉर्डर सील किया गया है। अगर किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर डेरा डालते हैं तो आपको कौन कौन से रूट से बचना है, जनहित में इसकी जानकारी देना भी आपको हमारा फर्ज बनता है और जरूरी भी है। जो किसान पंजाब हरियाणा से दिल्ली में दाखिल होंगे उन्हें कहां कहां रोका जाएगा, यह भी आपको बताना है। दिल्ली सोनीपत का सिंगू बॉर्डर सील कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा से आने वाले किसानों को यहीं पर रोक लिया जाएगा, जो कुंडली के पास पड़ता है, सोनीपत से आगे। दिल्ली बहादुरगढ़ से सटा टीकरी बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। तीसरा झरोदा कलां बॉर्डर है, बहादुरगढ़ की तरफ से इस रूट पर किसान आ सकते हैं, उन्हें इसी बॉर्डर पर रोकने की तैयारी है। यूपी से जो किसान दिल्ली आएंगे उन्हें दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर रोकने की तैयारी है। हरियाणा के फरीदाबाद से आने वाले किसानों को बदरपुर बॉर्डर पर रोका जाएगा, यहां अलर्ट जारी है। नोएडा से सटे दिल्ली के सभी बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। अब पंजाब में कहां कहां किसानों की मोर्चेबंदी की जा रही है आपको ये मैं बताता हूं। अंबाला शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, ये संगरूर का है। बठिंडा बॉर्डर, वहां पर ये हिसार से होते हुए आ सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर चल क्या रहा है, अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है, चंडीगढ़ में किसानों को मनाने के लिए दूसरे राउंड की मीटिंग चल रही है। 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय चंडीगढ़ में उनसे बातचीत कर रहे हैं, और एक दौर की बातचीत हो चुकी है, दूसरे दौर की बातचीत अभी हो रही है। किसान नेताओं में पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत 11 किसान नेता बैठक में मौजूद हैं। रेलवे भी अलर्ट पर है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हर स्टेशन पर रेलगाड़ियों की चेकिंग कर रही है, और ये इसलिए हो रही है कि कहीं किसान ट्रेन के रास्ते राजधानी दिल्ली न पहुंच जाएं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है इस वक्त। यहां कर्नाटक से दिल्ली आ रहे किसानों को भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया है। सबको वहीं पर एक हॉल के अंदर रखा गया है। इन आंदोलनकारियों में जो दिल्ली की तरफ आ रहे थे ट्रेन से, इनमें बहुत सी महिलाएं भी शामिल हैं। ये पूरा हाल हमने आपको बता दिया कि आखिर कब, कहां, क्या, कैसे हो रहा है और किन किन रास्तों पर आपको एहतियात बरतनी है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली से सटा हर बॉर्डर सील हो गया है, अलर्ट जारी है, धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ऐसे में किसानों की क्या तैयारी है? किसान कैसे दिल्ली पहुंचेंगे? सिस्टम की मोर्चेबंदी को कैसे तोड़कर किसानों को निकाला जाएगा या रोक लिया जाएगा? जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोश है, जज्बा है, जुनून है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान निकल चुके हैं, दिल्ली जाना है, हक हकूक की आवाज बुलंद करनी है। ये पंजाब के मोगा के किसान हैं। सड़कों पर सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियां रसद से लदी हैं,
खाने पीने का सामान हर ट्रैक्टर में भरा है। मतलब साफ है, लंबे आंदोलन की तैयारी है। किसानों के खिलाफ हर राज्य की सीमा सील कर दी गई है। किसान कैसे दिल्ली जाएंगे, क्या करेंगे, पूरा प्लान किसानों के नेता राणा रणवीर सिंह और गुरदेव के पास है। और जो रास्ते उन्होंने बैरिकेड लगाई है, जहाँ जो थे किल गड्ढे हैं, जहाँ कुछ भी किया है, वो उसकी कोई परवाह नहीं। किसान उसको तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ेंगे। सिस्टम डाल डाल तो किसान पात पात। पंजाब के संगरूर में किसानों की तैयारी देखिए। बॉर्डर सील है, बेल्डिंग के रास्ते पर बड़े बड़े बोल्डर फिक्स किए गए, लेकिन किसान झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तस्वीरें देखिए, किसानों का जत्था पैदल ही दिल्ली की तरफ निकल पड़ा है। क्या हुआ जो राहों में सिस्टम के कांटे हैं? क्या हुआ जो किसी को किसानों की फिक्र नहीं है? जो किसान के आंदोलन में जाम जाम चिल्लाते हैं, उन्हें संगरूर के बाशिंदों की बुलंद आवाज भी सुनानी चाहिए। किसानों का जो अंदोलन है वो अपनी मंगां वास्ते, जायज़ मंगां वास्ते रौला पाते हैं। उन्होंने मनने की बजाय आम पब्लिक को परेशान करने वास्ते बिल्कुल बार्डर सील कर दिया गया। मैसेज क्लियर है, आम पब्लिक किसानों के साथ है। उन्हें जाम से नहीं, किसानों की हालत से डर लगता है। अमृतसर चलिए, सैकड़ों ट्रैक्टर सड़क पर खड़े हैं, कतार लंबी है। आम लोगों को चिंता है, इसीलिए सड़क जाम नहीं की है, जैसे शासन और प्रशासन ने किलेबंदी कर रखी है। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਫਲੇ ਆ ਰਹੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ये पंजाब के फगवाड़ा की तस्वीरें हैं। सड़क पर किसानों का हुजूम है, किसी के कंधे पर झंडा है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, तो एक जत्था सड़क पर पब्लिक को लंगर बांट रहा है। शोर शराबा नहीं, हो हल्ला नहीं, किसी से बैर नहीं, शांति से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर क्यों किसान जाम के लिए बदनाम हो? अमृतसर की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रेला, लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रही है, दिल्ली जाना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। देख लीजिए, ऐसे हैं किसान। ट्रैक्टर की रफ्तार तेज हुई तो बुजुर्ग किसान ने माइक पर मोर्चा संभाल कर एक संदेश दिया, धीरे चलें ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। ऐसे में किसान पूछ रहे हैं, जब शांति से दिल्ली जा रहे हैं तो सिस्टम जंग की तैयारी क्यों कर रहा है? तैयारी दोनों तरफ है। केंद्र और राज्य सरकार सिचुएशन पर नजर रखे हुए है। पुलिस किसानों को किसी भी कीमत पर दिल्ली बॉर्डर से पहले रोकना चाहती है। कील कांटे बैरिकेड वाली हर तरह की तैयारी तो यही कह रही है। लेकिन हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल को किसान और पुलिस दोनों से एक बात साफ साफ कहनी है या आग्रह करना है कि बात चाहे आंदोलन की हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की, दोनों समझदारी से इसको सुलझाएं। किसान भाइयों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी वजह से लोगों को बेवजह तकलीफ ना हो। एम्बुलेंस हो या फिर दूसरी जरूरी सेवाएं, उन्हें हर हाल में किसी भी कीमत पर रास्ता देना ही होगा। अगर आंदोलन करने का, बॉर्डर जाम करने का मकसद यह है कि दिल्ली का रास्ता ब्लॉक करके दूध, सब्जी, ब्रेड की सप्लाई को बाधित किया जाए, तो इससे जनता की ही दिक्कत बढ़ेगी। और ये पटियाल का आपसे वादा है, जिस तरह किसान आंदोलन की कवरेज पब्लिक इंटरेस्ट में हम कर रहे हैं, उसी तरह आपकी मुसीबतों को भी दिखाएंगे अगर आपको ये मुसीबतें आई तो, क्योंकि जहां पब्लिक का इंटरेस्ट है वहां हमारी रिपोर्ट है। वादों की बात चली है तो वादे करने से सबसे उस्ताद तो नेता होते हैं, आप भी जानते हैं। वोट मांगने के लिए आपके घर आते हैं ना, कुछ तो ऐसे हैं जो पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं बस एक बार वोट दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए, सब ठीक कर देंगे, सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप क्या करते हैं? आप वोट देकर उन्हें विधायक, सांसद बना देते हैं। यहां तक सब ठीक है, लेकिन अगर यही नेता आपके फायदे के लिए आपके वोट का सौदा कर दें, जिस पार्टी के खिलाफ आपने वोट लिया है उनसे, मतलब उनको दिया, उसी का दामन थाम ले, उसी में चले जाएं, गोद में जाकर बैठ जाएं उस पार्टी की, तो आपको कैसा महसूस होगा? होगा ना, आपके भरोसे का कत्ल होगा ना। आजकल यही तो हो रहा है, नेता करवट की तरह पार्टी बदल रहे हैं और चुनाव से पहले तो यह चलन और बढ़ जाता है। इसलिए आज पटियाल का सवाल है, जनता को इस गोदी पॉलिटिक्स से आजादी कब मिलेगी? अगर नेता पार्टी बदले तो वोटर को क्या वोट बदलने का अधिकार मिलना चाहिए? जनता जिस वक्त पाला बदले, जनता को उसी वक्त
नया प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलना चाहिए। 5 साल का नहीं, उसी दौरान उपचुनाव कराकर जनता अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करे। पब्लिक को क्यों लग रहा है कि उनके साथ सियासी वादाखिलाफी हो रही है? देश की हालिया सियासत पर नजर दौड़ाएंगे तो कई ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल भी जाएंगे। करवट की तरह पार्टी बदलने वाले नेताओं की कहानी में पलटू राम के नाम से मशहूर नीतीश कुमार को आज बहुमत मिल गया। विधानसभा में नए स्पीकर चुने गए। अवध बिहारी चौधरी की जगह नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे। फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदला। सत्ता पक्ष में जाकर बैठने वालों में बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतनानंद, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और लखीसराय के सूर्यागढ़ के विधायक प्रहलाद यादव मौजूद थे। ये वो 3 आदमी थे जिन्होंने पाला बदला। यूपी चलिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता जयंत चौधरी, उसी ने पार्टी के साथ हाथ मिलाया। किसके साथ? बीजेपी के साथ, जिसके खिलाफ पिछले चुनाव में प्रचार किया था। एनडीए में आज औपचारिक तौर पर जयंत शामिल भी हो गए और अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन को आगे भी बढ़ाएंगे। चलिए महाराष्ट्र चलते हैं, यूपी से निकलकर। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग जब फाइनल हो रही थी, तब कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि अशोक चव्हाण के साथ कांग्रेस के 10 से 12 विधायक जा सकते हैं दूसरी पार्टी में। 2 दिन पहले ही हमने आपको यह भी बताया था कि महाराष्ट्र कांग्रेस के एक और नेता बाबा सदीकी ने कांग्रेस से नाता तोड़ा और अजीत पवार की घड़ी का कांटा पकड़ लिया था। जिस वोटर के दर पर कांग्रेस के नाम पर वोट मांगते थे, सुनील दत्त की याद दिलाते थे, उन्हें क्या जवाब देंगे अब? इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में आज पटियाल को यह भी पूछना है, अगर नेता पार्टी बदल लेता है, बयान बदल देता है, तो फिर जनता वोट क्यों ना बदले? जनता को यह अधिकार वोट बदलने का क्यों ना मिले? क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले थे, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो, या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा। कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। महाराष्ट्र के जो आम नागरिक है, जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार का, महाराष्ट्र की राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, वो जनता को बिल्कुल मान्य नहीं है। अब का रोना जब चिड़िया क्या बोलते चुग गई खेल, अब तो हो गया ना। हमने कहा था और हो गया, प्रवेश हुआ और ढोल बाजे के साथ हुआ। ऐसा नहीं कि छुप छुप के हुआ। परसेप्शन की राजनीति कांग्रेस करती है। जो एक विशेष वॉशिंग मशीन चलता है हमारे देश में, वो बहुत प्रभावशाली है। कुछ लोग इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके जाने से कांग्रेस टूट जाता है। वो जाते हैं, उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, उनके योग्यता से भी ऊपर दिया है, पर उनके जाने से दरवाजे खुल जाते हैं और लाखों युवा जो मौका नहीं मिला उनको इन वरिष्ठ नेताओं के कारण, जाने माने नेताओं के कारण, उनको नए मौके मिल जाते हैं। सियासत में शुद्धता और शुचिता का पैमाना क्या होना चाहिए, इस पर सालों साल से बहस होती आ रही है, क्योंकि नेता वही जाएगा जहां उसे अपना सियासी फायदा दिखेगा, कद और पद में प्रमोशन मिलेगा। मगर जनता की भावनाओं को रौंदते हुए आगे बढ़े, पाला बदले, ये भी सही नहीं है। जनता के भरोसे को चोट कैसे लगी, इसके कुछ और उदाहरण पटियाल को आपको अपने प्रोग्राम में दिखाने हैं। सुनते जाइए और देखते जाइए। 2019 में उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के लिए बीजेपी का साथ छोड़ा, कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। बात महाराष्ट्र की हो रही है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही तोड़ दी, उनकी सरकार गिरा दी और बाद में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब भी चीफ मिनिस्टर हैं। जुलाई 2023 में क्या हुआ,
भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार की घड़ी हथिया ली। उनके 40 से ज्यादा विधायक लेकर उड़ गए, बीजेपी के साथ सरकार बना ली, डेप्यूटी सीएम खुद बन बैठे, अब भी हैं। पॉलिटिक्स में जो है यूपी के ओम प्रकाश राजभर भी आते हैं। 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया, एक साल में बीजेपी से नाता तोड़ लिया। 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव से गठबंधन कर लिया। चुनाव खत्म होते ही अखिलेश और ओपी राजपुर का रिश्ता भी खत्म हो गया। 2023 में दोबारा एनडीए में शामिल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को छोड़कर आरएलएसपी अपनी पार्टी बना ली। 2014 में एनडीए के साथ बिहार की 3 सीटें जीती, लेकिन 2019 में एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा, करारी हार मिली तो नीतीश के साथ दोबारा चले गए। बाद में फिर नई पार्टी आरएलजेडी बनाकर एनडीए में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने जनवरी 2024 में पार्टी छोड़ी और शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए। ताजा उदाहरण है ये भी। यही वजह है कि जनता अब नेताओं का पाला बदलने वाली सियासत को समझने लगी है और अपनी बात खुलकर रखने भी लगी है। ये तो शुरू से हो रहा है ना, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कमी है तो यही है ना। तो अगर वो ऐसा कर सकते नेता बनने के बाद, तो हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए पावर, जिससे कि हम लोग उनको चेक कर सके। जनता को उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए जैसे लीडर पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर रहे हैं। ये जो पलटी मार वाला खेला चल रहा है, इससे पूरा व्यवस्था खराब है। जब वो पलटे तो हम भी पलट जाए। ये एक तरीके से जनता के साथ विश्वासघात होता है। लोग अपना मूल्यवान वोट किसी को दे रहे हैं तो वो मतलब सरकार को भी हमारे बारे में पहले सोचना चाहिए, अपने खुद के बारे से पहले। हमें विकास पर वोट देना चाहिए। जो नेता जो है वो विकास के आधार पर जो घोषणाएं करते हैं फिर बाद में पूरा नहीं करते, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वोटर तो उस समय पे देता है ना नेता को देख के, अब वो बाद में पार्टी पलट ले तो कोई तो उसमें वो नहीं होता ना। जब वोट दे रहे हैं तो उसी समय पे वोटर तो इतना जागरूक होना चाहिए कि वो सोच समझ के लोग देते भी हैं, और कुछ लोग जो जात पात से ऊपर उठ के देना शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चुने हुए जनप्रतिनिधि पार्टी बदलते हैं बाद में, तब तो ये जरूर है कि जनता ठगा महसूस करती है। वोटर को मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए कि उनको रिजेक्ट करने का हमको अधिकार मिलना चाहिए। जैसे नेता को अधिकार है वैसे ही वोटर को भी अधिकार होना चाहिए, तभी ना लोकतंत्र मजबूत होगा। ऐसा अधिकार नहीं है कि वो दूसरे पार्टी में चले जाएं, ये गलत है। जब जनता देती है वोट तो आपको कुछ जान के देती है कि हमारा रक्षा करेगा, और वो अपने रक्षा करने लगते हैं। एक ऐसा कानून जैसे ही पाला बदले नेता जनता के पास वोटिंग कराई जाए, ऐसा कोई प्रावधान हो, उसके तहत जनता भी अपना ये चूज करे कि अगर ये पाला बदलते हैं तो मेरे नेता नहीं रहे। देश में जब भी चुनावी बयार बहती है या सरकार के बनने बिगड़ने का दौर चलता है, पाला बदल पॉलिटिक्स के माहिर नेता हवा का रूप भांपकर नई नाव पर सवार हो जाते हैं। वोटर से ज्यादा जनादेश पीछे छूट जाता है। सबसे आगे रहता है नेताओं का निजी हित। नेशनल हो या फिर रीजनल, हर पार्टी में, हर दल में ऐसे सीजनल पॉलिटिक्स करने वाले नेता आपको मिल जाएंगे और उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। कानून भी बनाया गया है, उसमें वक्त के साथ साथ फेरबदल भी हुए, लेकिन मौका परस्त नेतागिरी पर नकेल नहीं लग पाई है। एक तरफ राजनीतिक दल एक दूसरे में सेंधमारी को तैयार रहते हैं, दूसरी तरफ नेता निजी हित और सियासी भविष्य के लिए अपनी पार्टी और मतदाता के विश्वास का गला घोटने के लिए। जैसे आज बिहार विधानसभा की ये तस्वीर, आरजेडी फ्लोर टेस्ट में खेला करने का दावा करती रही। विश्वास मत की कार्रवाई शुरू हुई तो तेजस्वी के विधायकों की तिकड़ी नीतीश कुमार के पाले में जाकर बैठी। तीनों आरजेडी विधायकों ने सरकार के समर्थन में वोट किया। अब तीनों विधायकों पर दल बदल कानून की तलवार लटक रही है। ऐसे ही नेताओं पर लगाम लगाने के लिए देश में दल बदल कानून है। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने संविधान संशोधन किया, दल बदल रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। सियासी फायदे के लिए नेताओं के पार्टी बदलने पर रोक, सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त पर लगाम लग सके। एमपी एमएलए पार्टी छोड़े तो उनकी सदस्यता छिन सकती है। एमपी एमएलए जानबूझकर वोटिंग से गायब, तब भी सदस्यता रद्द। पार्टी निर्देश व्हिप के खिलाफ वोट डालने पर भी कार्रवाई। लेकिन चुनाव से पहले वोटर की चौखट पर चाकरी तक करने को तैयार नेता सांसद विधायक बनने के बाद
हजारों लाखों वोट के विश्वास का गला घोटने पर कानून से कोई सख्त सजा नहीं मिलती। जनता में बड़ा क्रोध है, विक्षोभ है कि ऐसा निर्णय क्यों लेते हैं। इसके लिए आवश्यक हो गया है, जैसे कि बहुत सी जो संवैधानिक पद हैं उनके लिए 3 मैन कमेटी बनाई जा सकती है। दल बदल विरोधी कानून में भी है एक बहुत बड़ी कमी। 1/3 जनप्रतिनिधि एक साथ छोड़ सकते हैं पार्टी। दूसरे दल में जाने पर दल बदल नहीं, विलय माना जाएगा। पार्टी बदलने वाले गुट पर लागू नहीं होता दल बदल कानून। 2003 में दल बदल विरोधी कानून में फिर हुआ संशोधन। 2/3 जनप्रतिनिधियों के दल बदलने पर कानून बेअसर, यानी 1-2 विधायकों के पार्टी बदलने पर तो पहरा है, लेकिन कानून के बावजूद सामूहिक दल बदल के लिए फाटक खुले छोड़ दिए गए। ये तो कानून और उसके लूप होल्स की बात हुई, लेकिन जनता के मन में सवाल ये भी है कि नेताओं का पलटी मारना सियासी मजबूरी क्यों बन जाता है। पाला बदलने के बाद जांच एजेंसियों को इन नेताओं की पुरानी फाइलें दिखाई क्यों नहीं देती। पाला बदलने के साथ जांच एजेंसियों की रफ्तार धीमी क्यों पड़ने लगती है। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप लगा। जब महाविकास आघाड़ी में थे तो समन पे समन आता ही रहता था। जैसे ही सरकार का हिस्सा बने जांच सुस्त हो गई। कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में तो उन्हें ईडी ने क्लीन चिट तक दे दी। एनसीपी के एक और नेता छगन भुजबल, जानते ही होंगे आप, उनका नाम 100,000 करोड़ रुपए के महासदन घोटाले में आया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल भी जा चुके हैं। अजीत पवार के साथ वो भी शरद पवार से अलग हुए थे। कुछ दिन पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भुजबल के खिलाफ केस वापस ले लिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग घोटाले में आरोपी हैं। आज ही अशोक चव्हाण ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा 1-2 दिन में साफ हो जाएगा कि उनको कहां जाना है सियासी तौर पर। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी ही उनका अगला ठिकाना हो सकता है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाले में आरोपी हैं। नारदा स्कैम में एफआईआर दर्ज हुई है। 2020 में चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हराया और जब विधानसभा में नेता अब प्रतिपक्ष है। हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी शारदा के अलावा कुछ और घोटालों से जुड़ा था। मैं असम के सीएम की बात कर रहा हूं। 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और फिर असम के मुख्यमंत्री बन गए। अब भी वही हैं। पाला बदलने वाले नेताओं के अचानक पवित्र होने के किस्से और भी हैं, लेकिन हमें तो जनता की बात करनी है। हमें लगता है जिस तरह नेता चुनाव के दौरान जनता के बीच जाकर वोट मांगते हैं, उसी तरह उन्हें पार्टी छोड़ने या दल बदल से पहले दोबारा जनता के बीच जाना चाहिए। हो सके तो एक लेटर या नोटिस ये भी देना चाहिए कि पार्टी बदल रहे हैं, उसको ऐलान करना चाहिए जनता के बीच जाकर। अब सवाल पब्लिक का है, तो एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जैसे ही नेता पार्टी छोड़े, जनता राइट टू रिकॉल वाले अपने अधिकार का इस्तेमाल करे और फिर नए सिरे से उसी सीट पर उपचुनाव कराया जाए। वो भी तय लिमिट के अंदर अंदर करवाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा नहीं लगना चाहिए तो फिर नेता आपके वोट से खिलवाड़ करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे। आज एक बार फिर दुनिया ने भारत की पावर देखी। आप सोचेंगे कि किस चीज के लिए भारत की पावर देखी। यह भारत की कूटनीति का एक कमाल है कि मौत की सजा पा चुके भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जवानों को कतर ने रिहा कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक लौटे तो उनके परिवार और उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। भारत माता की जय के नारों के बीच एयरपोर्ट गूंज उठा। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ विशिष्ट, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश, ये वो सब लोग थे जो वापस आए। 8 पूर्व नौसैनिकों को साल 2022 में कतर की जेल में बंद किया गया था। कतर की कोर्ट ने पिछले साल सभी को फांसी की सजा सुनाई थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है
कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सकें और वापस अपने कंट्री में आ सकें। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. विदेश मंत्रालय का कहना है 7 लोग वापिस आ गए हैं, 8वां जवान भी जल्द लौट आएगा। विदेश मंत्रालय ने कतर सरकार और कतर के अमीर के फैसले की सराहना की है, इस्तकबाल किया है। Honorable Prime Minister has himself personally constantly supervised all the developments in this case and has never shied away from any initiatives that would ensure the return of Indian nationals back to home. ये पूरा मामला आखिर है क्या? ऐसा क्या हुआ था उस वक्त कि भारतीयों को कतर में पकड़ लिया गया? भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जवान कतर में फंस गए थे, उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। चलिए आपको समझाता हूं कि आखिरकार हुआ क्या। 8 रिटायर्ड नौसैनिक दोहा की अल दाहरा ग्लोबल कंपनी में काम करते थे। अगस्त 2022 में 8 पूर्व नौसैनिकों पर इजराइल के लिए कतर की पनडुब्बी परियोजना में जासूसी करने का आरोप लगा था। जासूसी आरोपों के बाद कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 साल जेल में रखने के बाद कतर की निचली अदालत ने 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा को फांसी में बदल दिया था। ये पूरा घटनाक्रम था। फांसी की सजा मिलने के बाद भारत सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई। विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगातार कतर के संपर्क में थे। भारत का दबाव काम आया और कतर को फांसी की सजा खत्म करनी पड़ी। 8 अफसरों ने करीब 20 साल भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी हैं। जो देश के लिए लड़ने मिटने वाले लोग जिन पर गलत आरोप लगाए गए थे और उनको कतार में फांसी की सजा दे दी गई थी, आज हमारे 8 के 8 भाई वहां से मुक्त होकर के आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन का लाभ जो है वो हम सबको मिला और अमीर ऑफ कतर जिन्होंने ये सज़ा को वापस लिया, उनका भी आभार कि भारतीय वापस आए हैं। परिवारजन भी और साथ में संपूर्ण भारतवासियों को इसकी हार्दिक बधाई। कतर के साथ भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और कतर के बीच 20 साल के लिए $78 बिलियन का LNG समझौता हुआ था और इसके तुरंत बाद ही रिटायर्ड नौसैनिकों की रिहाई हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल से UAE दौरा भी शुरू होने जा रहा है। 14 फरवरी को PM मोदी कतर के अमीर से मुलाकात भी कर सकते हैं। अब खबर आपकी गाड़ी के फास्टैग की। आपको याद होगा देश में टोल प्लाजा पर पहले अक्सर लड़ाइयां हुआ करती थी। झगड़े खत्म करने के लिए केंद्र सरकार साल 2021 में फास्टैग लेकर आई, लेकिन अब खबर यह है कि मोदी सरकार फास्टैग खत्म करने जा रही है। दावा है अप्रैल से GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर आधारित टोल वसूली सिस्टम चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया जाएगा। GPS पर सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम होगा। ये GPS सिस्टम लागू होने के बाद फास्टैग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गाड़ी के नंबर प्लेट्स को देखकर ही टोल वसूल कर लिया जाएगा। बड़ी बात यह है आपकी गाड़ी जितने किलोमीटर चलेगी उतना ही चार्ज आपसे वसूल होगा। इस हमारे लोकसभा चुनाव के पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम इसको हम पूरे देश में लाएंगे। टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री किया और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। ऐसी व्यवस्था कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले देश में लागू करने का हम प्रयास।
दावा है कि देश के 9 करोड़ फास्टैग में करीब 1 करोड़ 20 लाख फास्टैग डुप्लीकेट हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आपके अब वो कमेंट्स जो आपने हमें शुक्रवार के शो पर भेजे थे, उन्हें फौरन देख लेते हैं। मनोज यादव लिखते हैं, भारत का सेवा करने वालों को रिटायरमेंट पेंशन मिलता है, मिलता ही रहना चाहिए, कोई भी सरकार रहे या ना रहे। जय हिंद। ये डीटीसी मुलाजिमों की बात कर रहे हैं। भगत सिंह लिखते हैं, इन बुजुर्गों और इनके परिवार वालों का आशीर्वाद आपके और आपके परिवारजनों को भविष्य में बहुत सुख देगा। आप इकलौते न्यूज़ चैनल थे जिन्होंने इन बुजुर्गों के दर्द को समझा और इनका हक दिलाने में भी मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भगत सिंह जी। अगला संजय क्या लिखते हैं, सरकार भारत रत्न दे सकती है लेकिन एमएसपी की गारंटी किसानों को नहीं दे सकती। यह आंदोलन के खबर को लेके जो किसान करने वाले हैं उसको लेकर किया है। चलिए अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही, लेकिन अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अखिलेश आनंद अपनी स्पेशल रिपोर्ट के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात पब्लिक इंटरेस्ट में। तब तक शुभ रात्रि।